My name is Hamal Sabur, and today our topic is the hierarchy of dominance in neurochemistry. And this topic will be presented by Maria Waheed from Community 24. जी, over to you, Maria. अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है हायरार्की ऑफ डोमिनेंस एंड न्यूरोकेमिस्ट्री। जी, तो सबसे पहले हम डोमिनेंस हायरार्की देखेंगे और ग्रुप डायनामिक्स। फिर हम हायरार्की ऑफ डोमिनेंस या फिर डोमिनेंस के पीछे जो न्यूरो साइंस है उसको हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि बच्चों में हायरार्की रिकॉग्निशन किस तरह होती है। फिर एक्सपीरियंस ऑफ हायरार्की यानी जिस तरीके का हायरार्कल एक्सपीरियंस होता है उस पर उसका एट्रीब्यूट डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। फिर हम लीडरशिप एग्जांपल्स देखेंगे सीरा से, और किस तरह सीरा से ग्रुप डायनामिक और किस तरह सीरा में ग्रुप डायनामिक्स अपना रोल अदा कर रहे थे। तो हायरार्की ऑफ डोमिनेंस को समझने के लिए हमें पहले लफ्ज़ डोमिनेंस का मतलब समझना होगा। डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी अगर हम जनरली देखें, किसी भी इंडिविजुअल का अपने ग्रुप ग्रुप में कितने उसके पास दूसरे इंडिविजुअल्स पर कितनी इन्फ्लुएंस या फिर कितनी पावर होती है, इसको हम बोलते हैं डोमिनेंस। और फिर जिस इंडिविजुअल के पास जितना इन्फ्लुएंस या फिर जितनी पावर होगी उसके मुताबिक वो अपने आप को ऑटोमेटिकली रैंक्स में अ, ढाल लेंगे, यानी एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इंसान जो है वो हायरार्कीज बनाते ही क्यों हैं। इंसान में एक इनेट ड्राइव होती है कि वो अपने आप को प्रिजर्व करना चाहता है, और उसके साथ साथ हर इंसान के अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, मकसद गोल्स होते हैं। और फिर वो अकेले भी नहीं होता, यानी वो एक माशरे में रहता है और उसको सबके साथ मिलकर कोऑपरेट करके काम करना होता है, लेकिन साथ ही साथ उसको अपने मकासद भी हासिल करने होते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए और नेविगेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए वो एक स्ट्रक्चर रैंकिंग सिस्टम बना देते हैं जिसमें हर इंडिविजुअल अपने आप को कहीं ना कहीं सोसाइटी में रैंक करता है। अब हम देखते हैं, जो डोमिनेंस होती है वो दो टाइप की होती है। एक हमारे पास कोर्सिव डोमिनेंस होती है, और उसके बाद फिर प्रेस्टीज बेस्ड। कोर्सिव डोमिनेंस वो डोमिनेंस की टाइप है जिसमें ज्यादातर फिजिकल बेसिस पर डोमिनेंस क्रिएट की जाती है, जैसे कि इंसानों में, सॉरी, जानवरों में। अ, अब चूंकि जानवर तो डोमिनेंस हायरार्की बनाते हैं, और डोमिनेंस हायरार्की हर उस जानवर में होता है जो कम्युनिटी बनाकर रहते हैं। तो यहाँ पर जानवरों में ज्यादातर फियर या थ्रेट या जिसके पास जितनी फिजिकल ताकत है उसकी बेस पर डोमिनेंस फील की जाती है। अगर हम इंसानों की बात करें, क्योंकि इंसान कॉग्निटिव तौर पर ज्यादा डिवेलप है, तो यहाँ पर जो डोमिनेंस होती है वो मोस्टली रिसोर्स कंट्रोल करके क्रिएट की जाती है। यानी दूसरों को किसी भी तरह के रिसोर्स पर एक तरह से डिपेंडेंट करके डोमिनेंस क्रिएट की जाती है। अब यहाँ पर जो डोमिनेंस की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज आती है। तो एक दूसरे इंसान को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया जाए किसी भी रिसोर्स की बेस पर, किसी भी तरह के रिसोर्स को कंट्रोल करके, जब ये खुद एक तरह से इंडिपेंडेंट रह जाए। अब यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं इंसान की सोसाइटी में, ये दो तरह के होते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और दूसरा मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज में आ जाते हैं नॉलेज और इंटेलेक्ट, आइडियोलॉजीज, आइडियाज, यानी इंटेलेक्ट बेस्ड। और मटेरियल रिसोर्सेज में पावर, मनी, वेल्थ, कनेक्शन, रेपुटेशन, जो मटेरियल बेसिस होती है एक्चुअली। तो इंसान इन दोनों रिसोर्सेज में से किसी न किसी रिसोर्स पर इतना पूर हासिल कर लेता है कि वो औरों को उस रिसोर्स की वजह से अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेता है। अब अगर हम पॉपुलेशन में देखें तो हमारे पास दो तीन तरह के ग्रुप्स होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज को कंट्रोल करके लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं। अब इनमें सबसे पहले आते हैं इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स वो लोग होते हैं जो आइडियोलॉजीज देते हैं, और ये लोग ज़्यादा सोचते समझते हैं, और एक सोसाइटी में जो प्रॉब्लम होती है उसको वो डायग्नोज करते हैं और उसका हल बताते हैं। और ये
एक तरह से सोसाइटी के आर्किटेक्चर होते हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजीज देते हैं और डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग देते हैं, जिसकी बेसिस पर एक सोसाइटी खड़ी होती है। अब उसके बाद फिर हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मटेरियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना अच्छी तरह जानते हैं, जैसा कि मनी, वेल्थ, पावर। उनके पास अच्छे कनेक्शंस होते हैं, रेपुटेशन अच्छी होती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जो ये लोग वैसे लीडर्स होते हैं, अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें, तो ये लोग इंटेलेक्चुअल्स से आइडियोलॉजीज लेते हैं और उसके बाद उन आइडियोलॉजीज को सिंप्लीफाई करके और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज में तब्दील करके मैसेज को गाइड करते हैं। चूंकि इंटेलेक्चुअल्स और मैसेज में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्ट, तो हर कोई इंटेलेक्ट को समझता नहीं, और ना हर कोई समझना भी नहीं चाहता। तो लीडर्स जो है ये एज ए इंटरमीडियरी के तौर पर काम करते हैं और इंटेलेक्चुअल्स से स्ट्रेटजीज लेकर मैसेज को गाइड करते हैं। तो इस तरह अगर हम पॉपुलेशन में देखें तो ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, ये वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं और फिर वो लोगों को लीड भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो किसी भी एक बड़े चेंज में कुछ लोगों का रोल होता है, और एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका जो इंटेलेक्चुअल रोल होता है वो ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसका जो लीडरशिप में किरदार होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस बेसिस पे ये एक क्लास बन जाती है। फॉर एग्जांपल, हम अगर पाकिस्तान की फॉर्मेशन में की एग्जांपल लें, तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे जो कि एक लीडर थे, और इन्होंने जो सारी आइडियोलॉजीज ली थी वो अल्लामा इकबाल, फिर सर सैयद अहमद खान, और बेसिकली वो सारे इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने पाकिस्तान या फिर सेपरेट नेशन के बारे में लिखा और उसको सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने सारी आइडियोलॉजीज लेकर मैसेज को गाइड किया और पाकिस्तान जो है एक सेपरेट स्टेट हम सबको दिया। अच्छा, उसके बाद फिर जो लेफ्ट पे पिरामिड है ये अल्फा बीटा गैमा शो कर है। बेसिकली ये शो करने का मतलब ये है कि जो अल्फा होता है वो लीडर होता है और वो एट द टॉप ऑफ हायरार्की होता है। उसके बाद फिर उसके अंडर सबऑर्डिनेट जो होता है वो बीटा होता है, फिर गैमा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर अल्फा जो होगा सीईओ हो सकता है या फिर कोई एग्जेक्टिव हो सकता है। उसके अंडर फिर मैनेजर आ सकता है जो कि बीटा होगा, और फिर उसके अंडर फिर और एम्प्लॉयज जो कि गैमा हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर्ड रैंकिंग सिस्टम बन जाता है। अब आगे हम समझते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं। ग्रुप डायनामिक्स की जो टर्म है वो सबसे पहले लेविन ने कोई की थी, और उसका ये कहना था कि ग्रुप डायनामिक्स सिस्टम ऑफ बिहेवियर्स हैं जो कि ग्रुप में मौजूद इंडिविजुअल के इंटरेक्शन से वजूद में आते हैं। अब यहाँ पर उसने थ्योरी पेश की जिसमें पी जो है ये ग्रुप का ओवरऑल बिहेवियर है, और इसके बाद ब्रैकेट्स में जो पी है ये इंटरनल ट्रेड्स हैं हर इंडिविजुअल के जो कैरेक्टर और इंटरनल ट्रेड्स होते हैं। उसके अलावा ई इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो ग्रुप बिहेवियर, ओवरऑल ग्रुप बिहेवियर है, ये इन सब का प्रोडक्ट है। जिसका मतलब ये है कि जो ग्रुप बिहेवियर होता है, एक्चुअली लेविन ने एक टर्म यूज की थी गेस्टॉल्ट, जर्मन में गेस्टॉल्ट है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रुप माइंड। कि ग्रुप का एक अपना माइंड होता है जो कि इंडिविजुअल माइंड से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रुप को कोई प्रॉब्लम दें जो कि किसी इंडिविजुअल से सॉल्व नहीं हो रही, या फिर कुछ बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो सारे इंडिविजुअल के सॉल्यूशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इन द एंड ग्रुप बिहेवियर इन सब का प्रोडक्ट होता है और वो हमेशा चेंज ही आता है। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट से मुराद हायरार्की स्टाइल भी है कि हायरार्की किस तरह की डेवलप हुई हुई है। क्या ये एक पॉजिटिव हायरार्की है या फिर नेगेटिव। और हायरार्की को जो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, जैसे कि पहले मैंने ऊपर पिरामिड में भी शो किया है कि लीडर की जो लीडरशिप स्टाइल है ये हायरार्की को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अब हमने अल्फा की बात कर ली कि अल्फा लीडर होता है, तो हम अब ये भी देख लेते हैं कि बच्चा जो है वो अल्फा को रिकॉग्नाइज कैसे करता है।
यानी वो ये कैसे उसका ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि उसके एनवायरनमेंट में कौन लीडर है और कौन नहीं है। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो यहाँ पर अल्फा जो है ये एक प्रोवाइडर होता है, प्राइमरी प्रोवाइडर, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसका केयर उसकी केयर कर रहा है, एक केयर टेकर, जो कि जिसके साथ वो अटैचमेंट बनाता है, और जो अल्फा यानी केयर टेकर होता है वो उसका ख्याल रखता है। और अगर हम देखें तो प्राइमरी केयर गिवर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, तो यही बच्चे के अल्टीमेट अल्फाज होते हैं। और अगर वो नहीं है तो फिर कोई और जो उसको संभाले, जैसे नैनीज हो सकती हैं, टीचर्स हो सकते हैं। ठीक है। अब बच्चे जो हैं ये सोशल हायरार्कीज को लैंग्वेज डेवलप होने से पहले ही समझने के काबिल होते हैं। ऑल्दो इनके फैक्टर्स जो हैं, जिस फैक्टर्स के बेसिस पर वो डोमिनेंस या सबमिसिव लोगों को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, वो काफ़ी बेसिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 8 से 15 मंथ्स तक के बच्चों की एग्जांपल देखें तो वो ज़्यादातर काफ़ी बेसिक फैक्टर्स, जैसे कि फिजिकल साइज, के किसका साइज बड़ा है और या साइज छोटा है। अगर बड़ा होगा तो वो उनके लिए एक डोमिनेंट फिगर होगा या फिर अल्फा होगा, या फिर बॉडी लैंग्वेज के और वॉइस या वोकल पिच के, अगर तो एक इंसान एक अपराइट और एक्सपैंडेड फिजिकल पोस्चर रख रहा है, डायरेक्ट आई आई कांटेक्ट बना रहा है, और उसकी लो फ्रीक्वेंसी वॉइस है, तो वो उनके लिए एक अथॉरिटेटिव फिगर ही होगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे चल के, जैसा कि 3 से 4 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं, ये अब थोड़े से एडवांस फैक्टर के बेसिस पर डिटर्मिन कर रहे होते हैं कौन डोमिनेंट है। जैसे कि, ये टेम्परामेंट की बेस पर कर रहे होते हैं कि अगर कोई इंसान एग्रेसिव है तो ये उनके लिए डोमिनेंट होगा। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आता है कि एक इंसान किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहा है, कि क्या वो आगे बढ़ रहा है या पीछे पीछे हट रहा है। तो जो आगे बढ़ने वाला होगा वो नेचुरली उनके लिए डोमिनेंट होगा। उसके अलावा एक इंसान के पास कितनी अच्छी सोशल स्किल्स हैं, क्या वो कोऑपरेटिव है या फिर वो एग्रेसिव है। और फिर कौन उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, रिसोर्सेज कंट्रोल तो ये पहले से ही करना शुरू कर देते हैं, वो जो 8 to 15 मंथ्स में होता है। कि मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट्स उनके रिसोर्सेज जैसे खाना पीना, कपड़े, किन खिलौनों से वो खेलेगा, कब सोएगा, कब जागेगा, तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा यही जो है ना ये हमारे लीडर्स हैं, और अगर कोई मुश्किल होगी तो हमने इनके पास ही जाना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जब आगे चलते हैं, जैसे 5 से 6 साल, तो ये जो बच्चे होते हैं अब इनके जो जिस फैक्टर्स पर डिटर्मिन कर रहे होते हैं थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, ये प्रेस्टीज बेस्ड हो जाते हैं। यानी इंटेलेक्ट और नॉलेज को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि किसकी स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी हैं, या फिर किसके पास कितना इंटेलेक्ट है, इसके बेसिस पर। और ये खुद को भी अपने आप अब खुद भी ग्रुप्स बनाते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं ग्रुप में रैंक करने लगते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्रेन के पार्ट्स हैं, जो कि अल्फा की रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले है मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फिर एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक कमांड सेंटर होता है, यानी ये बिहेवियर को काफी हद तक कंट्रोल कर रहा होता है। एमिगडाला थ्रेट और इमोशंस को डिटेक्ट करता है, कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा, उसके सामने कोई इंसान है तो वो देखेगा कि इस इंसान में कितना कॉन्फिडेंस है या इस इंसान के बिहेवियर में कितना थ्रेट है। अ, उसके बाद फिर हिप्पोकैम्पस जो होता है ये सोशल मेमोरी को स्टोर करता है, और हाइपोथैलेमस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में मदद देता है। अच्छा, जो की केमिकल्स हैं वो बेसिकली जो मेन होता है वो ज़्यादातर सेरोटोनिन ही होता है, जो कि हायरार्की को समझने में मदद देता है। बाकी फिर डोपामीन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, ये साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं सेरोटोनिन के। अब यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि सेरोटोनिन जो है अ, ये रैंक रिकॉग्निशन और सोशल हायरार्की नेविगेशन में किस तरीके से हेल्प करता है। तो सेरोटोनिन अगर देखा जाए, इसका फंक्शन जो है ये एक न्यूरल स्टेबलाइजर होता है, और ये हायरार्की को नेविगेट करने में मदद देता है। अच्छा, किस तरीके से ये सोशल सेंसिटिविटी को देखता है कि शेप करता है। इसके अलावा
रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि ये स्टेटस को, यानी जो हायरार्की ऑलरेडी माशरे में डेवलप है उसको इमोशनली किस तरह बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब यहाँ पर हम सेरोटोनिन जो है ये एक्चुअली फीडबैक लूप के थ्रू बचपन में काम कर रहा होता है। होता ये है कि अगर तो बच्चे को जब भी कोई डिस्ट्रेस होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसी ऐसे शख्स के पास जाता है जो उसको संभाल सके, और बाजू का यानी ज़्यादातर ये पेरेंट्स ही होते हैं। अब जब पेरेंट अगर तो उसको संभालेगा और उसकी डिस्ट्रेस को बगैर ओवरवेल्म हुए बर्दाश्त करेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी होगी और सेरोटोनिन जो है वो रिलीज होगा। सेरोटोनिन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होगा, क्योंकि सेफ और कॉन्फिडेंट पेरेंटिंग जो सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन है उसको, उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है। और अगर तो स्टेबल हालत में बच्चा रहे, यानी एक स्टेबल लीडरशिप प्रोवाइड करे पेरेंट और उसको अच्छी तरह संभाले, और ख़ासतौर पे उसकी इमोशनल नीड्स को नज़रअंदाज ना करे, तो यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरली बच्चे में सेरोटोनिन हाई होता है, और जो ऑप्टिमल बेसलाइन डेंसिटी होती है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स की सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो इंक्रीज होती है। उसके अलावा फिर साथ ही जो कोर्टिसोल, ऐसे रिसेप्टर्स जो कोर्टिसोल कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। और बच्चा जो है एक स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद सक्सेसफुली कोर्टिसोल को शट डाउन करना सीख जाता है। अब यहाँ पर सेरोटोनिन, सॉरी, जो ऑक्सीटोसिन है ये ट्रस्ट हार्मोन होता है और ये बॉन्डिंग बनाने में मदद देता है। सेरोटोनिन सोशल बिहेवियर को नेविगेट कर रहा होता है। और साथ ही क्या होता है कि चूंकि अब बच्चा स्ट्रेस में नहीं है और एक अल्फा है जो उसको संभाल रहा है, उसके डिस्ट्रेस को बर्दाश्त कर रहा है, तो यहाँ पे कोर्टिसोल लेवल रिड्यूस हो जाता है एक। और नेचुरली क्या होता है कि जो ब्रेन होता है, खासतौर पे जो मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला होते हैं, ये स्टेबलाइज रहते हैं। जब ये स्टेबलाइज रहते हैं तो जो बच्चा होता है वो सोशली सिक्योर फील करता है, और उसको ये जो एक सोशल सिक्योरिटी की फीलिंग होती है उसको बार बार चाहिए होती है। तो दोबारा ये सोशल सिक्योरिटी की फीलिंग को हासिल करने के लिए दोबारा फिर वो उसी पेरेंट के पास जाता है, और फिर ये पूरा प्रोसेस होता है, सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं और इस तरीके से एक अटैचमेंट लूप बन जाता है। तो इस तरह से फीडबैक लूप के थ्रू सेरोटोनिन ट्रिगर हो रहा होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पेरेंट का जो लीडरशिप स्टाइल होता है, यानी जिस तरह की पेरेंटिंग हो रही होती है बच्चे की, उस पर बच्चे के सेरोटोनिन सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। अगर तो एक सिक्योर और एक हेल्दी तौर पे अथॉरिटेटिव अल्फा है, जो जो उस बच्चे के डिस्ट्रेस को बर्दाश्त कर रहा है ओवरवेलम हुए बगैर, तो यहाँ पर जैसे कि नेचुरली हमने देखा है कि फीडबैक लूप के थ्रू कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स ज़्यादा होंगे, तो बेसलाइन सेरोटोनिन, जो नेचुरल बेसलाइन सेरोटोनिन है, वो हाई रहेगा। उसके अलावा और ऑक्सीटोसिन भी हाई रहेगा क्योंकि उसको एक ऐसा इंडिविजुअल मिल गया है जो उसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो काम और सोशली कॉन्फिडेंट रहेगा, क्योंकि उसका एमिगडाला और, जैसे कि पहले भी बताया, एमिगडाला और जो मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्टेबल हालत में रहते हैं। और वो रिजिलियंट रहेगा, यानी बातों बातों पर घबराएगा नहीं, और एक जो सर्वाइवल मूड होता है उससे निकल आएगा बाहर। अब यहाँ पर अगर तो एक कोर्सिव अल्फा है, या फिर हम बोलें कि बुली, इस सेंस में कि वो डांट रहा है, या फिर वर्बल, फिजिकल, या किसी भी तरह इमोशनली बुली कर रहा है बच्चे को, और उसकी इमोशनल नीड्स को नहीं समझ पा रहा, तो यहाँ पर अब अल्फा जो है, अल्फा प्रेजेंस जो है, ये बच्चे के लिए एक सोर्स ऑफ थ्रेट बन जाता है, और वो उसके करीब ज़्यादा सेफ नहीं फील करता बल्कि एक कॉन्टिन्यूसली थ्रेट डिटेक्ट करने लग जाता है। और चूंकि
यहाँ पर एक वो इमोशनल उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो बेसलाइन सेरोटोनिन जो है वो कम ही रहेगा। और बच्चे को ऐसा महसूस होगा कि वो बार बार सोशल सोशल डिफीट की फीलिंग आएगी उसमें, कि जो केयर गिवर है, बजाय इसके कि वो उसको उसका जो डिस्ट्रेस है उसको बर्दाश्त करे, वो एक तरीके से बार बार उसको डिफीट कर रहे हैं। और कोर्टिसोल हाई रहेगा तो यहाँ पर जो सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स हैं ये डैमेज हो जाएंगे, और बेसलाइन सेरोटोनिन ड्रॉप होगा और ऑक्सीटोसिन भी ड्रॉप हो जाएगा, जो बेसलाइन यानी नेचुरल होता है। उसके अलावा अगर हम देखें, तीसरी जो कैटेगरी है वो एब्सेंट अल्फा है। यानी अल्फा जो है वो किसी भी तरीके से एब्सेंट हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है कि उस अल्फा के पास यानी पेरेंट के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, या फिर इमोशनली एब्सेंट हो सकता है कि वो इमोशनल नीड्स को नहीं समझ पा रहा, या फिर वो जिस तरह से पेरेंट को लीडरशिप का रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं कर रहा। यानी वो बच्चे को बस उसने छोड़ दिया है कि वो जो मर्जी खुद करे, उस पर ही है। बच्चे को एक कॉन्फिडेंट अल्फा फिगर चाहिए होता है, और इसके बगैर जो है एक पावर वैक्यूम आ जाती है। अब जब पावर वैक्यूम नहीं होगी तो एक उसके अंदर एग्जिस्टेंशियल एग्जाइटी होगी, यानी कि और अपने आप को बचाने के लिए, यानी क्योंकि उसको सिक्योरिटी देने वाला कोई नहीं है, तो उसको यही लगेगा कि अब उसने अपने आप को खुद बचाना है। तो यहाँ पर वो अल्फा कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेगा, जहाँ वो हर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा और एक तरह से सर्वाइवल मोड में रहेगा, कि बस उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो सेरोटोनिन जो है यहाँ पर लो होगा, और उसके अलावा कोर्टिसोल हाई होगा। तो बच्चा जो है वो सेल्फ सेंट्रिक होगा और इम्पल्सिव होगा, मैनिपुलेटिव होगा, बस अपने आप को बस बचाने के लिए कुछ भी कर लेगा। अच्छा, आगे ये है कि अब जिस तरह की उसको लीडरशिप, पेरेंटल लीडरशिप का एक्सपीरियंस रहा बचपन में, उसका और एट्रीब्यूट डेवलपमेंट का इन दोनों में क्या लिंक है। अच्छा, वैसे जो हाई लेवल्स ऑफ बेसलाइन सेरोटोनिन होते हैं, ये प्रो सोशल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं। और बच्चा जो है वो जब एडोलेसेंस की एज में जाता है तो एक उसके पास बेसलाइन सेरोटोनिन का खासा अच्छा रिजर्वॉयर होता है। ओके। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट कौन कौन से डेवलप होते हैं। अब सेरोटोनिन जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है काफ़ी हद तक। तो सबसे पहले सेल्फ एस्टीम जो है, अगर हम देखें तो अगर सेरोटोनिन हाई होगा और वो सही तरीके से सोशल हायरार्कीज को प्रोसेस कर रहा होगा और सोशली सिक्योर होगा, तो जो एक इंटरनल सेंस ऑफ वर्थ है वो उसकी सिक्योर होगी। और अगर अगर इसको अपोजिट चले जाएं तो वो फ्रेजाइल होगा और कांस्टेंट वैलिडेशन पर डिपेंडेंट रहेगा। उसके अलावा एम्पैथी, चूंकि अब वो सर्वाइवल मोड में नहीं, यानी सिर्फ अपने आप को नहीं देख रहा बल्कि सबको देखने की कोशिश कर रहा है, तो वो औरों को सपोर्ट करना और उनकी फीलिंग को समझना चाहेगा। जबकि दूसरी तरफ वो लो होगा और अपने बस सोशल स्टेटस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा लीडरशिप तभी पैदा होती है जब उसके अंदर एक हेल्दी अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन हो, वरना तो वो सबमिसिव बिहेवियर ज़्यादा से ज़्यादा शो करता है। तो लीडरशिप में वो निगोशिएशन करेगा और कॉम्प्रोमाइज़, यानी जहाँ उसको लगेगा कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए औरों के लिए, तो वो करेगा। उसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखें तो ब्लाइंड सबमिशन, और अगर कोई परेशानी आए तो वो विड्रॉ करेगा। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं लीडरशिप एग्जाम्पल्स सीरा से, और यहाँ पर ग्रुप डायनामिक्स किस तरीके से, और साथ में न्यूरो साइंस भी क्या रोल अदा कर रही थी। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की। हॉली प्रॉफिट ने जिस तरीके की लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट की, ये प्रेस्टीज बेस्ड, यानी उन्होंने आके तलवार नहीं उठा ली, बल्कि लोगों को इंटेलेक्ट के तौर पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो और उनके आइडियोलॉजीज को चैलेंज किया, यानी जो बेस होती है एक सोसाइटी की, उसको ही चैलेंज किया। उसके अलावा जब सहाबा कन्वर्ट हुए इस्लाम की तरफ, तो इस्लाम से पहले उनकी जो आइडेंटिटी थी वो
ट्राइब्स और वेल्थ की बेस पर थी कि किसके पास कौन अच्छे ख़ानदान से है, कौन अच्छे कबीले से है, या किसके पास ज़्यादा पैसा है, वेल्थ है, पावर है। लेकिन ये सब कुछ हटा के होली प्रॉफिट बेस्ड एपॉनिम ने जो आइडेंटिटी दी वो सेल्फ के एग्जिस्टेंस पर ही बेस्ड थी, ना कि इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर। तो जब आइडेंटिटी इस तरह से स्ट्रॉन्ग की तो उन्होंने एक तरह से उनका सेरोटोनिन ट्रेन किया। और सेरोटोनिन जो है उसको बजाय इसके कि मटेरियल चीज़ों पर फिक्स करते उन्होंने उनका जो अल्टीमेट गोल है दैट इज़ खिलाफा या खलीफा उधर सेट किया, उसके यानी जो इंसानियत का पर्पस है। उसके अलावा जिस तरह से वो एक मोटिवेटेड इन्वायरमेंट रख के लोगों को पढ़ाते थे या उनको ट्रेनिंग देते थे, तो उन्होंने डोपामीन ऊपर रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की ताकि वो मोटिवेट रहें। उसके अलावा जब उन्होंने सब सहाबा अकेले नहीं होते थे बल्कि एक उनके दरमियान बहुत कमाल की बॉन्डिंग, ट्रस्ट और ब्रदरहुड होता था। जब एक सोसाइटी यानी एक स्ट्रांग सोसाइटी बनाई तो ऑक्सीटोसिन उनका हाई होने की वजह से ये सब कुछ हुआ, यानी न्यूरोकेमिकली अगर देखें तो ऑक्सीटोसिन हाई रहता है अगर अच्छी ब्रदरहुड की इन्वायरमेंट हो। इसके अलावा अगर हम हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब की एग्जांपल देखें तो इन्होंने जिस तरीके से लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट की और फिर क्या ग्रुप बिहेवियर निकला कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जस्टिस और ऑनेस्टी को पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। अब ग्रुप बिहेवियर ये निकला कि जो पब्लिक थी उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो गवर्नेंस को ही चैलेंज करती थी, यानी ओपनली क्रिटिसाइज करती थी। तो एक तरह से लोग जो हैं वो ब्लाइंडली सबमिशन नहीं शो कर रहे थे बल्कि हर एक ही एक तरह से लीडर था। उसके अलावा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा की बैटल ऑफ यरमुक में एग्जांपल है कि बैटल ऑफ यरमुक में ये था कि ऑलमोस्ट 20,000 मुस्लिम्स थे, 20,000 मुसलमान थे वर्सेस अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान जो थे वो कुफार थे। तो इतना ज़्यादा गैप में तो यही होता है कि इंसान अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने सर्वाइवल के पीछे ही भागता है कि बस सर्वाइव कर जाएं। लेकिन उनकी लीडरशिप स्टाइल इतनी कमाल की थी और उनकी जो स्ट्रेटजीज थी और जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया, तो इस तरह से जो लीडर का कॉन्फिडेंस था उसका असर सहाबा पे इस तरह हुआ कि उनकी पूरी साइकोलॉजी बदल गई और उन्होंने विक्ट्री के लिए यानी जीतने के लिए लड़ाई की बजाय इसके कि वो सर्वाइवल के लिए करते हैं। अब यहाँ पर कंक्लूजन है तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि पहले हमने हायरार्की ऑफ डोमिनेंस देखी और किस तरह ये हर कम्युनिटी ग्रुप में होती है। अल्फाज ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं, साइटोनिन मेन न्यूरोकेमिकल होता है डोमिनेंस को रिकॉग्नाइज करने में, और पेरेंट काफ़ी हद तक बच्चे के डोमिनेंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और फिर हमने सीरियस एग्जांपल देखी। आज की ये प्रेजेंटेशन अब खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मारिया।